तभी न जाने कैसे लड़की ने जान लिया कि वह डर रहा है। लड़की ने लड़के का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, डरो मत, मैं यहां अक्सर आती हूं। बस उस पहाड़ी के नीचे खिरनी के बड़े बड़े पेड़ हैं। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। हमारी आज की कहानी है मनीष वैद्य जी की लिखी खिरनी। क्या आप जानते हैं खिरनी क्या है? इस कहानी से पहले मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने अपनी दादी से पूछा। अंगूर की जी समझ लेना। हाँ, क्या हुआ खिरनी? फिर से बोलो। बस वो फल है, इतनी लंबी लंबी पीली पीली है ना मजेदार? आज कहानी के बाद हम करेंगे मनीष जी से बातचीत और जानेंगे इस कहानी के पीछे की कहानी। बाकी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट piyushagarwal.com के शो नोट्स पर जाएं। तो कहानी शुरू करने से पहले इंडी पॉडकास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हर शुक्रवार नई कहानी सुन सके। फेसबुक पर भी हमारे पेज को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर। खिरनी, मनीष वैद्य। लड़का गली में खुलते किवाड़ से सटकर खड़ा था और लड़की आंगन में दीवार के पास मिट्टी की छोटी सी ओटली पर बैठी थी। आंगन उन दोनों के बीच था। लड़के ने गौर किया कि इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद यह आंगन वैसा ही था। आंगन ही नहीं, कच्ची मिट्टी से बने इस घर के भूगोल में भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। हाँ, इधर के दिनों में कुछ नई और चमकीले वस्तुएं जरूर इसी पुराने और बेढब घर में बेतरतीबी से ठूस दी गई है। लगता था कि इस घर ने अभी उन्हें अपने में मर्ज नहीं किया है या अपनेपन से स्वीकार नहीं किया है। फिर भी नए चलन की वे वस्तुएं अपनी पूरी ढिठाई और बेहयाई से वहां मौजूद थी। जबकि थोड़ी देर पहले ही उसने महसूस किया था कि इधर का गांव काफी हद तक बदल गया था। अब वहां पहले जैसा बहुत कम ही बचा था। ज्यादातर नया नवेला और सुविधा संपन्न। कच्ची मिट्टी के घर, लिपे पुते फर्श, दीवारों के मांडने, खपरेलों और फूस की छतें, घंटियां टुनटुनाते मवेशियों के झुंड, कांच की अंटियां, लट्टू और गिल्ली डंडा खेलती टुल्लरे, पनघट, चौपाल और वैसी जीवंत गलियां अब वहां नहीं थी। न गांव पानीदार था और न लोग ही पानीदार बचे थे। उनके चेहरे का नूर खो गया था। उमंग और हंसी ठट्टा भाप बनकर कहीं उड़ गए थे। लड़के और लड़की के बीच जो आंगन फैला था उसमें 30 बरस का वक्फा तैर रहा था। आंगन बहुत छोटा था और 30 बरस का वक्फा बहुत बड़ा था, लिहाजा वह उफन उफन जाता था। लड़की की उजाड़ और सूनी आंखों में कहीं कोई हरापन नहीं था। हरापन तो दूर, उनमें गीलापन भी नहीं था। उन थकी थकी आंखों में पानी का कोई कतरा तक नहीं था, जैसे वह किसी अकाल के इलाके या रेगिस्तान से चली आई हो। एक पल को उसकी आंखें लड़के को देखकर विस्मय से फैल गई। क्षण भर को मानो कोई बिजली सी कांधी और दूसरे ही पल स्थायी बैराग फिर उन आंखों में समा गया। इस एक पल को लड़के ने अपनी आंखों में पकड़ लिया। लड़की ने लड़के की आंखों में झांका। इस झांकने में तीक्ष्णता थी और सूक्ष्मता थी। इसमें 30 साल की सहेजी हुई दृष्टि थी। लड़के की आंखों में बागों की ताजगी थी, झरने सी उत्फुल्लता थी और वासंती बयारों का झोंका था। अपने पूरे सुदर्शन डील डॉल तथा शहरी अभिजात्य के साथ लड़का वहां मौजूद था। तभी अनायास कहीं से एक क्षीण सी आवाज कौंधी, कब आए? लड़के के लिए यह सवाल अप्रत्याशित था। वह ऐसे किसी सवाल के जवाब के लिए कतई तैयार नहीं था। वह हड़बड़ा गया, फिर कुछ संभलते हुए बोला, कल शाम। उसका वाक्य अधूरा ही रह गया। लड़का झेप गया था। लड़की के सपाट चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई।
उसने अपनी मुस्कुराहट को होठों के कोनों में दबाते हुए जाना कि लंबा वक्फा भी कुछ आदतें बदल नहीं पाता। लड़की उस वक्फे के पार खड़ी थी। वह बहुत पीछे के वक्त में दाखिल हो चुकी थी, जहां लड़का उसके पीछे पीछे जंगल में मीठी खिरनी के लालच में चला आ रहा था। उसे उस तरह जंगल में अकेले आने का अनुभव नहीं था। उसने जंगल के बारे में जो कुछ सुन रखा था उससे उसे भीतर ही भीतर डर लग रहा था, लेकिन वह उसे लड़की के सामने प्रकट करना नहीं चाहता था। एक बार को उसकी इच्छा हुई कि वह पीछे से भाग निकले, पर इतनी दूर आ गए थे कि अकेले लौटने में अटकने की आशंका थी। तभी न जाने कैसे लड़की ने जान लिया कि वह डर रहा है। लड़की ने लड़के का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, डरो मत, मैं यहां अक्सर आती हूं। बस उस पहाड़ी के नीचे खिरनी के बड़े बड़े पेड़ हैं, उनसे खूब पीली पीली गलतान खिरनियां टपकती है। मैं तो पेड़ पर चढ़ जाती हूं। लड़की के हाथ पकड़ लेने से लड़के का डर कुछ कम हो गया था। उसने पूछा, गलतान, यह क्या होता है? लड़की का हंस हंस कर बुरा हाल था। बुद्धू, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मालूम। गलतान मतलब खूब पका हुआ, डाल पर पके हुए खूब रसीले फलों को गलतान कहते हैं ना। अब याद रखना। लड़की फिर हंसी। मैं भी तुमसे याद रखने को कह रही हूं। तुम्हारे साथ रहते रहते मैं भी कितनी बुद्धू हो गई हूं। पता है कि तुम कभी कुछ याद नहीं रख सकते, फिर भी तुमसे कह रही हूं। लड़के को उसकी यही बात बुरी लगती है। हर बात में उसका मजाक उड़ाया करती है। लड़का चिढ़ गया। हाँ हाँ, जानता हूं तुम्हें भी। इतना ही याद रख लेती हो तो फिर स्कूल में हमेशा फिसड्डी क्यों रहती हो? वहां तो 13 का पहाड़ा याद रखने में जान निकल जाती है। लड़का गुस्से में पिनपिना रहा था। लड़की ने अजीब सा मुंह बिचकाया और हंसते हुए कहा, किताब में खिरनी का पेड़ और यह जंगल नहीं है ना। ये होता तो तुम सब फेल हो जाते, मैं अव्वल आती, समझे? इतने में सामने खिरनी के पेड़ आ गए। पेड़ के नीचे की जमीन खिरनियों से पीली पड़ चुकी थी। खिरनियां बहुत मीठी थी। लड़के का मुंह मिठास से भर गया। लड़की पकी हुई खिरनियों को बीनकर अपने फ्रॉक के घेर की खोली में इकट्ठा कर रही थी। लड़का भी पटापट अपने हाफ पैंट के जेबे भर रहा था। लड़के को लगा कि कुछ लड़कियां खिरनी के पेड़ की तरह होती हैं। दुनिया के कड़वेपन को वे मिठास में बदल देती हैं। लड़की की तंद्रा टूटी तो ऐन सामने लड़के का सवाल था, तुम कैसी हो? लड़की को यह सवाल अजीब सा लगा। यह भी कोई पूछने की बात है भला? क्या किसी को देखकर ही नहीं मालूम होता कि वह कैसा है? फिर उसे यह पूछने की जरूरत क्यों पड़ी? लड़की ने आंखों में हल्की सी चमक करते हुए कहा, अच्छी हूं। लड़के को लगा कि लड़की ने यह सफेद झूठ बोला है। वह अच्छी कैसे हो सकती है? उसे तो कोई अंधा भी देखकर कह सकता है कि वह ठीक नहीं है। कहां वह 30 साल पहले की उदंड, चुलबुली और बातूनी लड़की, और कहां ये आज की घुन्नी, उदास, मेहंदी लगे बालों की उलझी लटों से घिरे, रूखे और सपाट चेहरे पर सूनी आंखों वाली, मामूली साड़ी ओढ़े अपनी मरियल देह को ढोती हुई अधेड़ सी दिखती औरत। लड़की को लगा कि उसका झूठ पकड़ लिया गया है, पर इसका जवाब भी तो यही हो सकता है ना। लड़के को यह सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था। लड़की फिर लौट रही थी पीछे की ओर। बहुत पीछे छूट चुके समय में वे दोनों देवी मंदिर की सीढ़ियों से छलांग लगाते हुए नदी में कूद रहे थे। लड़की गंठा लगाकर नीचे तल तक जाती और वहां से मिट्टी में कोई चिकना पत्थर या रेत लिए बाहर आती। लड़का किनारे पर ही तैरता रहता। उसे नदी की धार में जाने से डर लगता। वह पानी की सतह पर चित लेटकर उल्टी तैरती तो कभी ऐसी डुबकी लगाती कि देर तक वह पानी में भीतर ही डूबी रहती और अक्सर अपनी जगह से दूर जाकर निकलती। चकित लड़का उसका दुस्साहस देखता रहता। मछलियां लड़की की दोस्त हुआ करती थी। वह हर मछली को पहचानती थी और उनकी खूब सारी बातें उसके पास हुआ करती थी। नदी में नहाने के बाद वह झाड़ियों के पीछे अपने गीले कपड़ों को इतनी जोर से निचोड़ती कि पानी की आखिरी बूंद तक निचुड़ जाए।
फिर उन्हें धूप में सुखाती और उनके सूखने तक वहीं खरगोश की तरह दुबक कर बैठी रहती। इधर लड़का भी रेत की ढेरियों पर अपने कपड़े सुखाता। कुछ गीले भी होते तो बदन पर सूख जाते। कपड़े सूखने पर ही वे घर या स्कूल लौट सकते थे। कभी घर में पता चलने पर उनकी पिटाई भी हो जाती, लेकिन छुपते छुपाते नहाने और नदी के ठंडे पानी में घंटों पड़े रहने का अपना मजा था। रिमझिम बारिश की एक दोपहर देवी मंदिर के दालान से नीम की एक टहनी तोड़ते हुए उसने लड़के से पूछा था, तुम्हें नीम की पत्तियां कैसी लगती है? लड़के ने तपाक से कहा, यह भी कोई पूछने की बात है? नीम तो कड़वा ही होता है, पत्तियां कड़वी ही लगेगी ना। लड़की ने जीत की खुशी में दमकते हुए कहा, तभी तो मैं तुम्हें बुद्धू कहती हूं। नीम की पत्तियां हमेशा कड़वी ही लगे यह जरूरी नहीं। सांप काटे हुए को जब ये पत्तियां खिलाते हैं ना तो उसे वे मीठी लगती हैं। शरीर में जहर हो तो कड़वा भी मीठा लगने लगता है, समझे? लड़के ने कहा, यह तो मेरे साथ चीटिंग है। बात सांप के कांटे की थी ही नहीं। आगे तो सुनो। मेरी दीदी कहती है कि जो कोई किसी से प्रेम करता है तो उसे भी नीम की पत्तियां मीठी लगने लगती है। तुम खाकर देखो, लड़की ने कहा। लड़के ने बुरा सा मुंह बनाते हुए एक पत्ती जीभ पर रखी ही थी कि उसके मुंह में कड़वाहट भर गई। उसने तुरंत पत्ती थूक डाली। लड़की ने लड़के की आंखों में देखा और 2-3 पत्तियां चबाने लगी। लड़की पान के पत्ते की तरह उसे बाखुशी चबाते रही। लड़की ने कहा, यह तो मीठी है। लड़की को लगा कि लड़का उससे पूछेगा कि क्या तुम्हें भी प्रेम है? किससे? लेकिन लड़के ने कुछ नहीं पूछा। वह बार बार अपना गला खकार रहा था, जैसे कड़वाहट उसके भीतर तक चली गई हो। न जाने क्यों, लेकिन उसे लगा कि लड़के के मुंह में नीम की वह कड़वाहट अब तक घुली है। लड़की उस कड़वाहट के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन उसने पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? लड़के को लगा कि उसने जानबूझकर शादी के बारे में नहीं पूछते हुए सीधे बच्चों के बारे में पूछा है। लड़के ने झिझकते हुए कहा, 2, एक बेटा एक बेटी, दोनों वहीं पढ़ते हैं। लड़की उसकी पत्नी के बारे में कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन क्या पूछे यह सोचती रही। फिर अच्छा कहकर कुछ भी पूछने का विचार निरस्त कर दिया। तब स्कूल में बच्चे कपड़े के झोले में अपना बस्ता लाते थे। लड़के के झोले पर उसकी मां ने कढ़ाई के रेशमी धागों से बहुत सुंदर हिरन बनाया था। भूरे धागों से उसका शरीर, काले धागों से उसके सींग और पैर की टापें। हिरण की आंखों में 2 मोती जड़े थे। हिरण इतना सजीव था कि वह अभी कुलाछे मारते दौड़ पड़ेगा। उसकी आंखें झमझम हुई करती। लड़की को वह हिरन बहुत पसंद था। लड़की उसके पेट पर हाथ घुमाती तो लगता असली हिरन का ही स्पर्श है। हिरन उसकी तरफ प्यार से देखने लगता। उसे भी हिरन बहुत भाने लगा था। उसे हमेशा डर बना रहता कि कहीं यह हिरन किसी रात जंगल की तरफ लौट तो नहीं जाएगा। उसकी आंखों में खूब तेज दौड़ने का सपना वह देख चुकी थी। जमाने से उसकी होड़ थी। उसे आगे बढ़ने का जुनून था। वह हर दौड़ जीत लेना चाहता था। हर बाजी उसके हक में करना चाहता था। दौड़ के लिए वह सब कुछ छोड़ सकता था। लड़की को अब वह हमेशा लगता कि कहीं वो उसे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा। एक रात वह हिरण बस्ते के झोले से निकल गया और सजीव होकर लड़के की आत्मा में उतर गया। तब से अब तक लड़का उसी की तरह चौकड़ियां भरता रहता है। उसने लड़की को छोड़ा, घर छोड़ा, अपनी मिट्टी छोड़ी, गांव छोड़ा, नाते रिश्ते छोड़े और सुनने में तो यहां तक आता है कि उसने अपनी आत्मा तक छोड़ दी है। तभी गुलाबी फ्रॉक पहनी हुई एक लड़की दौड़कर हाँफती हुई उसके पास आई और उसके गाल सहलाते हुए बोली, मां देखो, मैं जंगल में कितनी गलतान खिरनियां लाई हूं। तुम खाओगी? तुम्हें बहुत पसंद है ना? खाओगी ना मां? लड़के ने कहा, तुम्हारी बेटी बड़ी क्यूट है। आगे जोड़ना चाहता था तुम्हारी तरह, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी वह हड़बड़ा गया। लड़की प्रशंसा भाव से कभी बेटी की तरफ तो कभी लड़के की तरफ देखती रही।
उसी वक्त लड़के का मोबाइल बज उठा। उसने लड़की की ओर देखा, बायां हाथ हिलाकर विदा ली और दाएं हाथ से मोबाइल को कान पर सटाए तेज कदमों से गली की ओर बढ़ गया। लड़की उसे गली में गुम होते हुए देखती रही। तो ये थी आज की कहानी खिरनी। आशा है आपको सुन के मजा आया होगा। जी हाँ, इसे आप प्रेम कहानी भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि इसके बारे में और जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं इसी कहानी के लेखक मनीष बैज जी। मनीष जी, आपका स्वागत है कहानी जानी अनजानी पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। मनीष जी, अभी अभी हमने आपकी कहानी खिरनी सुनी। आप ही बताइए भाई, ये एक प्रेम कथा थी या कुछ और? ये तो खैर पाठकों के अधिकार का अतिक्रमण है। जी। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये एक प्रेम कहानी है भी और नहीं भी है। हम्म। ये एक सरोकारों की कहानी भी है और नहीं भी है। हम्म। ये एक नए ज़माने की कहानी है और नहीं भी है। इसको मैंने इस तरह खुला रखने की कोशिश की है कि इसमें पाठक जो चाहे वो ढूँढ सके और उसको जैसा ठीक लगे वैसा वो इसका अंत भी चुन सकता है। ये तो है कि कहानी आपने जहां छोड़ी है, ऐसा लगा कि भाई इसके आगे भी और कहानी है क्या जो आपने अभी तक हमें सुनाई नहीं है? कहानियाँ दरअसल वही होती हैं, कहीं जहाँ छूटती है वहाँ से फिर नई कहानी शुरू होती है और जहाँ नई कहानी खत्म होती है वहाँ से फिर एक और नई कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। और दरअसल खिरनी कहानी भी उसी तरह की कहानी है। ये 30 साल पहले के वक़्त से शुरू होती है और ये 30 साल का वक़्फ़ा आगे चल के मोबाइल के कारण डिस्कनेक्ट तो होता है और मोबाइल ने ऐसी हमारी कितनी ही कहानियों को खत्म भी कर दिया है या कहें कि किसी अंधे मोड़ पे छोड़ दिया है। बिल्कुल। और एक ये भी है कि मोबाइलों के आने के बाद की कहानियाँ एक अलग तरह की कहानियाँ हैं। नहीं, ये बात आपने बहुत ही खूब कही कि भाई मोबाइल कई सारी कहानियों की दुविधा भी बन जाती है जी। और अधूरी भी छोड़ देती है कई सारी कहानियों को। इस कहानी में जो एक चीज मुझे बहुत ही खास लगी, वैसे तो देखिए लड़के का किरदार है, लड़की का किरदार है, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किरदार जो निभा रहा है वो है पर्यावरण। आपने जो सारे किस्से हैं, जो बीच में जो 30 साल पहले जो सारे ख्याल जो आते हैं लड़की या लड़के को, खिरनी फल के बारे में है, वो नीम के पत्तों के बारे में है, वो मछलियों के बारे में है, ये किस लिए? ये दरअसल इसीलिए है कि हम एक तरह का अभी यदि वर्तमान हम देखें, हम्म। तो हमारे 30 साल पहले का परिवेश, 30 साल पहले का पर्यावरण, 30 साल पहले के नदी, पहाड़, जंगल हम खत्म कर चुके हैं जी। या हम तेज़ी से खत्म करने की कगार पर पहुँच चुके हैं। तो इस तरह हमारे बीच की जो चीज़ें जो खत्म होती जा रही है, उन्हें कहानी में दर्ज करना भी एक लेखक का मौलिक कहें ज़िम्मेदारी है और इन सब से ही हमारा समाज, हमारी चीज़ें, हमारे आस-पास और मैं कहूँ ये पूरी दुनिया बनती है। हम्म। और इस दुनिया में से जो चीज़ें खत्म होती जा रही है और तेज़ी से खत्म हो रही है और वो ऐसी चीज़ें खत्म होती जा रही है, जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अभी हमने देखा साँस लेने के लिए ऑक्सीजन की हमें इतनी आवश्यकता पड़ी कि हम्म। हमें तमाम तरह के जतन उस ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए करना पड़ा। तो सोचिए कि वो जंगल जो लाखों साल से, हज़ारों साल से हमें लगातार ऑक्सीजन दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, वो नदियाँ जो हमें मीठा पानी दे रही है, वो पहाड़ जो हमें छाया दे रहे हैं, जो जंगल दे रहे हैं, जो तमाम तरह के जंगली जानवरों का आश्रय है, जो तमाम तरह की चीज़ों को लेकर हमारे बीच है, जो हमेशा देते ही देते हैं हमें और इन चीज़ों को हम नेस्तनाबूद कर रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे उस पूरी कहानी में ज़मीन है, जंगल है, उस पूरी दुनिया में पेड़ है, उस पूरी कहानी में आप देखेंगे नदी है, जिस नदी में वो नहाते हैं। अंत में हिरण भी है और हिरण यहाँ 2 तरह का पर्याय है। एक हिरण ब वो लड़का भी है, जो हिरण हो जाता है वहाँ से, हिरण की तरह चौकड़ी भर लेता है और वो हिरण भी है, जो हिरण वहाँ कुलांचे मारता था और अब वहाँ नहीं है। अब वो खत्म हो गया है। तो ये दोनों तरह के कुछ चीज़ें थी मेरे दिमाग में, जिसको मैंने इस तरह कहानी में बुनने की कोशिश की एक तरह से। और बहुत ही खूबसूरती से आपने बुना है उनमें। जैसा कि आपने कहा, कहानियों का मजा उसी में जब बहुत सारी कहानियां शुरुआत होती है, कुछ कहानियां अधूरी रह जाती है, कुछ कहानियां आगे चल के और कहानियां बनती है। ऐसे बहुत सारे पल है इस कहानी में जहां पे हाँ, बातें भी अधूरी रह जाती हैं, जी। कुछ बातें मन में रह जाती हैं। देखिए, ये तो साफ है कि लड़की के मन में क्या था लड़के के लिए, लेकिन लड़के के मन में क्या था लड़की के लिए, ये किसी भी मोमेंट पे बहुत बहुत ज्यादा साफ नहीं हुआ। पीयूष जी देखिए दरअसल कहानी में जो पात्र होते हैं, वो अपने मतलब चुनता मैं हूँ उन पात्रों को, लेकिन जब वो कहानी में आ जाते हैं, तो फिर वो उनके हिसाब से चलते हैं।
उनकी बिल्कुल। अपनी उनकी अपनी अभिलाषाएँ होती हैं, उनके अपने पात्र होते हैं, उनका अपना व्यवहार होता है, उनकी अपनी हम्म, गति होती है और उनके अपनी बातचीत होती है। इस बात को शायद आप उस बात से अच्छे से कनेक्ट कर पाएँगे जब कहानी में लड़की कहती है कि नीम हम्म, की पत्ती है तुम खा के देखो। तो वो लड़का नीम की पत्ती खाता है और उसको कड़वाहट से भर जाता है और हम्म। उसी नीम की पत्ती को जब लड़की खाती है, तो तो वो मिठास। मिठास उसको महसूस होती है। तो जो आपने कहा वो आपकी बात इस शायद वाक्य में इंगित है और बाद में जब लड़का-लड़की से मिलने आता है, तो वहाँ कहीं हमको थोड़ा-सा रिफ्लेक्स होता है हम्म, कि शायद लड़के के मन में भी कुछ चीज़ें हम्म, थी, लेकिन वो जब कहानी में एक जगह आता है कि वो हिरण की तरह से बाहर चला गया और गाँव की गंध छोड़ दी उसने, हम्म, परिवार छोड़ दिया, गाँव छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ के और यहाँ तक कि उसने आत्मा भी छोड़ दी। जब वो आत्मा छोड़ता है, तो जी। दरअसल वहाँ सब कुछ छोड़ देता है, फिर प्रेम उसके लिए कोई मायने नहीं रखता और वो मानी खत्म हो जाते हैं वहाँ प्रेम के मानी। तो ये इस तरह की प्रेम कहानी है, जिसमें एक तरफ़ा प्रेम है ज़्यादा और लड़के की तरफ से भी प्रेम हो जी। सकता है उस समय क्योंकि वो आपको वहाँ डिटेल्स मिलेंगे, वो खिरनी के जंगल में जब जाते हैं और वो हाथ पकड़ती है लड़की, तो उसको हम्म। लगता है कि नहीं मेरे साथ कोई है, उसको एक आश्वस्ति होती है उस समय। अंत में भी जब वो कहता है कि तुम्हारी बेटी बहुत क्यूट है, हाँ। लेकिन वो छोड़ देता है बिल्कुल, वो तुम्हारी जो तरह। कहना चाहता है कि तुम्हारी तरह और तुम्हारी तरह शब्द छोड़ देता है वो आखिर में कहते हुए, तो वहाँ कहीं हमें बिल्कुल लगता है कि लड़के के मन में भी प्रेम का अंकुर तो था, लेकिन उस प्रेम के अंकुर से ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए दुनिया की बाकी भागदौड़ थी। वो हिरण की तरह कुलांचे मारता हुआ, इन सबको रोंदते हुए गाँव को, वहाँ की मिट्टी को, वहाँ की गंध को और लड़की के प्रेम को भी रोंदते हुए वो एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। लड़की का जीवन बाद में रूखा-सूखा हो जाता है। और लड़के का हम्म। जीवन बहुत अच्छा होता है, लेकिन उस अच्छे होने के बावजूद वो कड़वाहट उसके अंदर रह जाती है, जो नीम की पत्ती की कड़वाहट उसके भी भाई क्या बात है। और यही कारण से हम चाहते हैं कि कहानी के पीछे की कहानी भी जान सकें, जी। क्योंकि इतनी सारी बातें अब कैसे समझे हमारे सुनने वाले, वरना। जी, जी। तो एक और बात बताइए, आपने कहानी लिखी कब, और ये मतलब इस कहानी के पीछे कोई कहानी है जिससे आपको ये कहानी लिखने का ख्याल आया? जी, यकीनन ये कहानी 2019 में लिखी गई, 2 साल पहले लिखी है। अच्छा। इस कहानी के पीछे का एंट्री उद्देश्य यही है कि मैं खुद एक गाँव से आता हूँ और मेरा हम्म, बचपन भी वहीं बीता है। और उस समय की जो चीज़ें थी या उस समय के जो अनुभव थे या उस समय जो हम जिस तरह हम जंगलों में जाते थे एक बैकहो होके और हम लोग आम के दिनों में आम या जामुन या खिरनियाँ खूब लाया करते थे। हमारी जेबों में भरी रहती थी दरअसल उस समय। हम्म, तो वो जो स्मृतियाँ थी, उन जीवनानुभव थे, लेकिन वो जीवनानुभव आप सीधे तौर पे नहीं कह सकते। तो उसको कहने के लिए आपको एक कहानी की भाषा और कहानी का एक फॉर्मेट चाहिए होता है। बिल्कुल। तो उस फॉर्मेट में फिर एक लड़की भी आती है उस पात्र में और वो फिर जुड़ती है और इस तरह मैं इस पूरी कहानी में आप देखेंगे तो लड़की का बहुत कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है और 2-3 सवाल भी वो बड़े मानीखेज सवाल उठाती है। जैसे वो जब जी। कहती है कि वो लड़का कहता है कि पहाड़े तुमको याद नहीं है और पहाड़े जब पढ़ते हैं तो तुम नहीं पढ़ पाती हो। वो कहती है कि खिरनी के पेड़ और ये जंगल यदि उसमें होते, तो मैं तुम सबकी छुट्टी कर देती हूँ। तो यकीनन ये हमारे पूरी शिक्षा व्यवस्था की तरफ भी सवाल उछालती है वो जी। और जब लड़के को डर लगने लगता है तब भी कहती है वो कि डरने की कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ हमेशा आती हूँ। ये जंगल मेरा बहुत देखा-परखा है और वाक़ई जंगल जो है वो वहाँ रहने वालों को कभी नहीं डराता है। वो हम जैसे शहरियों को डराता है, लेकिन उनको नहीं डराता है, जो हमेशा हम्म। से वहाँ रह रहे हैं और जो उसकी रग-रग से वाकिफ़ हैं। बहुत खूब। अब हम और कहानी को नहीं कुरेदेंगे। मेरे ख्याल नहीं, से हम इस कहानी के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, और ये शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और आपने खिरनी के अलावा भी कई सारी कहानियां लिखी है। तो आपके लिखने की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि दरअसल मुझे बचपन से पढ़ने का शौक हम्म, था और जैसा कि लगभग लाइब्रेरियाँ छान मारी थी किताबें पढ़ते हुए और पढ़ते-पढ़ते ही बस लिखने का ख़्याल आया। वो करीब कॉलेज गोइंग ईयर्स की हम्म, बात है और उस समय मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। मेरे पिताजी अनायास चल बसे थे और उनकी स्मृतियों को लेके जो हमारा कच्चा घर था और उस कच्चे घर को लेकर जो एक आशंकाएँ होती हैं बरसात के दिनों में कि वो ढह सकता है। लेकिन फिर एक ख़्याल आता है कि पिताजी के पसीने से गूँथी हुई कच्ची मिट्टी है, इसलिए शायद ये नहीं ढहेगा और उसको लेके फिर मैंने एक बुनने की कोशिश की थी। किच्ची किच्ची कैनवास उस कहानी का नाम था और ये पहली कहानी मेरे जीवन की थी और मैंने तो वैसे लिखा था लेकिन बाद में मित्रों ने बताया कि तो कहानी है। तब जाके शुरुआत हुई कि अच्छा कहानी मैंने लिख ली है तब पहली बार लगा कि कोई कहानी लिखी जा सकती है, लिख ली। हालाँकि कहानियों का ऐसा नहीं होता कि आप 1 या 2 या 4 कहानी लिख लें तो आपको लगेगा कि कहानी आप लिख सकते हैं। शायद
100 सवा 100 कहानियां होंगी मेरे खाते में, लेकिन फिर भी आज भी जब नई कहानी की शुरुआत करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये पहली कहानी है, तो मैं कैसे लिखूं, वो चुनौती होती है जी। मेरे सामने। पहले तो मैं बोलूंगा कि ये आपके पिताजी के लिए बहुत ही खूबसूरत श्रद्धांजलि थी। आपने ये बात हमारे साथ शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इसका मेरे हिसाब से तो ये मतलब है कि हर कहानी में आपके पिताजी की कुछ यादें, कुछ कुछ हिस्सा उनका है। और दूसरी जो बात आपने कही वो हमारे जो सुनने वालों में जो नए लेखक है, जो अभी लिखने की कोशिश कर रहे हैं या लिखते हैं, उनके लिए बहुत ही जरूरी है कि भाई आप कितनी भी कहानियां लिख ले, आप जब कोई नई कहानी शुरुआत करते हैं तो वो आपकी पहली कहानी ही होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, यकीनन पहली कहानी ही होती है और उसको हमको उसी ताप से, उसी तेवर से लिखना होता है और बल्कि कहें कि हर कहानी के साथ आपका लिखना और पेचीदा हो जाता है, हम्म। क्योंकि आप काफ़ी कुछ कह चुके जी। हैं, अब उसके आगे का कहना है, क्योंकि आपकी पिछली कहानी से आपकी अगली कहानी और अच्छी होना चाहिए। तो इस तरह भी हमारी एक यात्रा शुरू होती है और वो यात्रा आपको और चुनौतियाँ देती है और ज़िम्मेदारियाँ बढ़ाती है। और ये आप पढ़ने वालों के पक्ष से नहीं कह रहे, ये आप लिखने के पक्ष से ही कह लिखने रहे कि वालों की भाई तरफ से कह रहा हूँ। लेखक के लिए भी सबसे पहले उसके खुद के पढ़ने के लिए भी वो कहानी पिछली कहानी से बेहतर होनी चाहिए। बिल्कुल, नहीं यकीनन होनी चाहिए। जी। तो मनीष जी, आजकल आप क्या लिख रहे हैं? कुछ नया है जो आपकी कलम से हमारे सुनने वाले पढ़ सकते हैं? जी, इन दिनों एक तो 3-4 कहानियों पे काम है, अच्छा। जो कर रहा हूँ मैं जी। और अभी एक उपन्यास मैंने लिखा है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी काफ़ी लंबे क्षेत्र में बहती है हम्म। और नर्मदा नदी का अपनी संस्कृति है, नर्मदा नदी का अपना एक वो है और नर्मदा नदी के आस-पास परिक्रमा करने वाले लोग होते हैं। एक ऐसी दुनिया में पहली नदी है जिसके आस-पास लोग परिक्रमा करते हैं। जी। और जो परिक्रमा करते हैं वो अपने घर से पूरी तरह से छोड़-छाड़ के आ जाते हैं, पूरी दुनिया छोड़ देते हैं। उनके लिए रिश्ते, नाते सब नदी से जुड़ जाते हैं। फिर अच्छा। वो वापस लौट के घर नहीं जाते हैं। अच्छा। वो जब मरते हैं तब वहीं नदी किनारे उनका अंतिम संस्कार बाकी लोग करते हैं और वो एक तरह से नदी में ही विलीन हो जाते हैं। क्या कहते हैं इन लोगों को? कोई नाम है? इनको परिक्रमावासी कहते हैं दरअसल। उपन्यास का नाम क्या है मनीष जी? अभी उपन्यास का नाम तय नहीं किया है, आपने डिसाइड नहीं किया? अच्छा। डिसाइड नहीं किया है, लेकिन प्रकाशक को दिया हुआ है, तो बहुत जल्दी ही वो शायद पाठक। सुनने वालों को हम बता दें कि हम हमारे शो नोट्स में अभी नहीं तो जब भी मनीष जी की किताब प्रकाशित हो जाएगी हम जरूर उसमें डाल देंगे, ताकि आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़े। अभी फिलहाल 2 कहानी संग्रह है। एक संग्रह है फुगाटी का जूता, जो बोधि प्रकाशन जयपुर से आया है। जिसको फुगाटी का जूता को कई अवार्ड भी मिले हैं। मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण भी है कि प्रणब मुखर्जी ने जब शब्द छाप सम्मान दिया ₹1 का और ये जब अनाउंस हुआ और वो जब देने आए, उस समय उन्होंने फुगाटी के जूते को भी अपनी भाषण के साथ बात की थी फुगाटी के जूते पर। तो ये मेरे लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि हम्म। कहा। इससे पहले 2013 में टुकड़े-टुकड़े धूप नाम से भी एक संग्रह मेरा आया था। तो फुगाटे का जूता जरूर पढ़िएगा, सुनने वाले लोगों को मैं कह देता हूं। और इसी के साथ में हम इस छोटे से बातचीत के अंत में आ गए। मनीष जी, हमारे सुनने वालों को अगर आप कुछ जाते जाते कोई बात कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और इसे खूबसूरत बनाने के लिए हम और आप सब कोशिश करें, शायद दुनिया और खूबसूरत होगी और इस दुनिया को और खूबसूरत बनाने की इसी कोशिशों के साथ हम हिंदी कहानियों को पढ़ें, हिंदी कहानियों को बुनें, समझें। बहुत ही प्यारा। और इस पॉडकास्ट को भी खूबसूरत बनाने के लिए मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे लिए समय निकाल पाए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो कहिए दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? क्या इस कहानी ने आपको याद दिलाई ऐसी कोई मुलाकात? हमसे जरूर साझा करें hello@piyushagarwal.com पर। एक बार फिर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हर शुक्रवार आप तक नई कहानियां लाने का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।